गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बीआरएम ऑनलाइन एजुकेशन पे। और हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा आज का नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंदर कुछ बहुत सारे टॉपिक है जो हटाया हुआ है, आपके डिलीटेड पोर्शन है जो कि पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। अभी बोर्ड एग्जाम आपके हुए नहीं है, तो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आप घर पे बैठे हो तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। और पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए ही आपके लिए क्लासेस अरेंज की हुई है, ताकि आप इन क्लासेस के अंदर अच्छे से अच्छे रिवीजन कर सको। तो हम शुरुआत करते हैं नाभिकीय भौतिकी की। नाभिकीय भौतिकी वैसे आपने क्लास में पढ़ रखा है, तो एज ए रिवीजन आपका बहुत अच्छी तरीके से अलग तरीके से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके सारे के सारे। चलो, हमने जब बात करी थी परमाणुीय भौतिकी, इससे जस्ट पहला चैप्टर जो था कि आपका चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 14 में हमने बात की थी परमाणुीय भौतिकी की, यानी परमाणु के बारे में पढ़ा था। और उस परमाणु के बारे में हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, एक था रदरफोर्ड परीक्षण, और दूसरा हमने पढ़ा था बोहर का मॉडल, बोहर मॉडल। तो इन दोनों परीक्षण के अंदर हमने ये देखा था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें हैं, परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहां कहां रहते हैं, वो सारी बातें हमने बात करी थी किसके अंदर, परमाणुीय भौतिकी में। लेकिन आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिक के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, परमाणु जो होता है वो परमाणु क्या होता है, मान लो ये आपके पास में एक कोई परमाणु है जो कि सबसे पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। ये बात आपने पढ़ रखी है। रदरफोर्ड ने बोला था कि परमाणु खोखला होता है, इसमें से सारे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा कण होते हैं, वो सीधे के सीधे निकल जाते हैं। और इसके मध्य में संपूर्ण धनावेश, कैसा धनावेश जो होता है वो इसके केंद्र में उपस्थित रहता है, और संपूर्ण ऋणावेश इसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने ये बोला था कि परमाणु के केंद्र में या फिर परमाणु का वह भाग जिसमें संपूर्ण धन आवेश हो, कहने का मतलब जो पॉजिटिव आवेश होगा, संपूर्ण धनावेश जिसके अंदर होगा, वो क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक और बोली थी कि भाई संपूर्ण धनावेश तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो द्रव्यमान होता है, पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान लगभग 99% नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। कहने का मतलब परमाणु जो है वो द्रव्यमान संपूर्ण कहा रहेगा, हम लगभग पूरा ही मान सकते हैं। वैसे 99% होता है, पूरा द्रव्यमान नहीं होता है। तो पूरा द्रव्यमान किसके उपस्थित होगा, नाभिक में उपस्थित होगा। इसीलिए रदरफोर्ड ने वो बात बोली कि बाहर से क्या होता है, खोखला होता है। क्लियर है? तो हम लिखते हैं नाभिक की परिभाषा, पूरा शुरुआत करते हैं कि अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से नोट्स बनाते हुए बात करते हैं नाभिक की। नाभिक क्या होता है, परमाणु का वह भाग जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का कि उसके अंदर द्रव्यमान भी है और उसके अंदर आवेश भी है। कैसा आवेश है, धनावेश।
अब धनावेश और द्रव्यमान, इसका मतलब नाभिक के अंदर भी कुछ ना कुछ कण है, नाभिक के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ कण है, और इनकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, जो कि आप पिछले अध्याय में और पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ चुके हो। तो मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं। तो नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये बात आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को कंबाइन रूप में, यानी दोनों को एक साथ एक नया नाम दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रॉन के लिए आपको पता है कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, लगभग 0 होता है, और लगभग क्या उदासीन बोलते हैं हम। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होता है, लेकिन आवेश शून्य रहेगा। आवेश कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। प्रोटॉनों के पास में आवेश भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो आप लिख सकते हो न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आवेश रहित होते हैं। प्रोटॉनों के पास धन आवेश उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के अंदर हमने बोला धनावेश है, नाभिक के अंदर क्या है, धनावेश है। अगर नाभिक में धनावेश है तो नाभिक में 2 कण है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं है, तो पूरा का पूरा आवेश किसका रहा, प्रोटॉनों का आवेश रहा। इसका मतलब नाभिक का संपूर्ण आवेश प्रोटॉनों की संख्या गुणा प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है। और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो वो होता है आपके पास प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम। जो आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, इसी का धनावेश एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य हो जाएगा। इसी तरीके से नाभिक का कुल आवेश कितना हो जाएगा, नाभिक का कुल आवेश, नाभिक के कुल आवेश की बात करें तो नाभिक का कुल आवेश प्रोटॉनों की संख्या, कुल आवेश बराबर में सीधा लिख सकता हूं n गुणा एक प्रोटॉन का आवेश, जहां पर n क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, जिसको आप z से लिखेंगे बाद में। प्रोटॉनों की संख्या इसी को हम z से लिखते हैं, जो कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जो भी परमाणु है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा, वो परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। और p क्या है, p क्या है, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये ऋणात्मक था, ये धनात्मक होता है। फर्क सिर्फ इतना है, आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होगा, लेकिन ये धनावेश और ये ऋणावेश। चलिए बात करते हैं आगे। तो कुल आवेश कितना हो जाना चाहिए, कुल आवेश, और कुल आवेश की अगर बात करें तो कुल आवेश बराबर हो जाएगा Z गुणा इलेक्ट्रॉन। कुल आवेश हमेशा कितना होगा, Z। Z क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जितना इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है उतना ही प्रोटॉन के आवेश का परिमाण होता है। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे।
चलिए आगे बात करते हैं। ये सारे के सारे बिंदु नाभिक के बारे में हमने आवेश की बात कर ली। आवेश की तरह हम अगर बात करें कि इसके ऊपर द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अगर आप न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हो तो वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। याद है कि नहीं है? अरे कहीं भूल तो नहीं गए, क्लास के अंदर पढ़ाई करी थी इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, सबका द्रव्यमान आपको बताया गया था। इसी तरीके से प्रोटॉन का, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो भी होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों बराबर नहीं होते। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं। एक होता है 1.749, एक होता है 1.6726 गुणा 10 की घात माइनस 27। कहने का मतलब ये आपके पास में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और ये आपके पास में प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में थोड़ा सा अधिक है। क्यों? क्योंकि देखो 10 की घात माइनस 27 इसमें है, 10 की घात माइनस 27 इसमें है। कहने का मतलब दोनों की तुलना कर सकते हैं, और अगर दोनों की आपस में तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो द्रव्यमान है वो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन है ज्यादा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, यानी नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा ज्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, प्रोटॉन के द्रव्यमान से हमेशा ज्यादा होगा। इसलिए अब देखो, परमाणु में नाभिक था, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इसलिए नाभिक का संपूर्ण आवेश जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर हुआ। आवेश न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के बराबर हुआ, द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हुआ। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि नाभिक का कुल द्रव्यमान कितना होना चाहिए, m1 + mp, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, ये आपके पास नाभिक है, इस नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन है, और इसी नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है। अतः कुल द्रव्यमान कितना होना चाहिए, और इसको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, जो कि द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। चलो बात कर लेते हैं आगे। अतः नाभिक का कुल द्रव्यमान, कितना होना चाहिए कुल द्रव्यमान होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? और जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या को आप लिखते हो A से, और A बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु क्रमांक जो होता है, बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक Z जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं पूरा का पूरा, ध्यान से समझना। अब तक हमने ये बात करी है कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर एक किसी भी भाग में संपूर्ण क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, और इसके ऊपर धनावेश उपस्थित रहेगा, संपूर्ण धनावेश रहेगा। उसको हमने बोला है, नाम दिया है क्या, नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, इस नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर नाभिक का कुल द्रव्यमान होता
0 था, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है लेकिन धनात्मक, तो इन दोनों का कुल आवेश इस नाभिक का आवेश होना चाहिए जो कि धनात्मक आवेशित होता है। क्लियर है? चलिए अब इन दोनों को कंबाइनली हमने एक चार्ज बोला है जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और जो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक हम जेड से लिखते हैं जो कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और ये जो ए है द्रव्यमान संख्या, वो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों की क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलो, ये तो बात करी हमने नाभिक की कि नाभिक होता क्या है, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं। नाभिक में हमने बात करी न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को मिलाकर हम नाभिक का द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और इन दोनों को न्यूक्लियॉन संख्या भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉनों के नंबर। चलो आगे बात करते हैं कि नाभिक कितने प्रकार के होते हैं। नाभिक के प्रकार, नाभिक के प्रकार देखो, इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा सा ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद मैं थोड़ी लिखवा दूंगा आपको। समझने के लिए नाभिक के जो प्रकार होते हैं वो आप ध्यान रखना, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपको पढ़ना है उतने आपको पढ़ने हैं। 5 प्रकार। कितने पढ़ने हैं? 5 प्रकार। अब ये 5 प्रकार कैसे बनाए? 5 प्रकार बनाए कैसे? इससे पहले आप पिछले वाले टॉपिक के अंदर जैसे आपको पता है कि नाभिक को दर्शाते हैं, परमाणु को जब भी दर्शाया जाता है वो Z, X, A से दर्शाया जाता है। यहाँ पे Z क्या होता है? Z होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और अगर बात करें A की तो A होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसका मतलब है केवल प्रोटॉन। क्लियर है? तो अगर किसी भी दो नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान है, किसकी संख्या समान है? प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो उनका परमाणु क्रमांक समान रहेगा। अगर परमाणु क्रमांक समान हुआ तो आवर्त सारणी में इनका स्थान समान रहेगा। इसलिए स्थान को देखते हुए पहला नाभिक बनाया जाता है समस्थानिक। समस्थानिक, जिसको आप समस्थानिक बोलते हो। समस्थानिक यानी समस्थानिक, एक ही स्थान पर मतलब जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी यानी परमाणु क्रमांक एक समान रहेगा। चलिए दूसरी बात, अगर इसके अंदर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या को समान कर देता हूं, या पहले न्यूट्रॉनों को छोड़ करके आप A की संख्या को बराबर कर दो। A क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? उसके भार को व्यक्त करने वाला नंबर होगा। भाई कितना भारी है वो किस पर निर्भर करता है? इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने उसके अंदर न्यूक्लियॉनों के नंबर है। न्यूक्लियॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा भारी होगा, न्यूक्लियॉनों की संख्या जितनी कम होगी उतना ही वो कम भारी होगा। मतलब ये हुआ कि दूसरा जो नाभिक हम बना सकते हैं वो हो सकता है समभारिक। समभारिक का मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियॉनों की संख्या समान रहे। न्यूक्लियॉनों की अर्थात न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग जो होगा वो समान रहेगा। कहने का मतलब मान लो किसी भी नाभिक के अंदर 7 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, और किसी दूसरे नाभिक के अंदर 6 न्यूट्रॉन है तो 9 प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? समभारिक। क्योंकि 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। यानी A का मान क्या रह रहा है? समान रह रहा है। जब A का मान समान रहे उसको हम बोलते हैं समभारिक। क्लियर है? इसी तरीके से आपने प्रोटॉनों की संख्या को समान रख दिया, आपने A की संख्या को समान रख दिया। अब आप
p को तो रख दिया पहले, तो n को चेंज करके देख लो। n को परिवर्तित करते हो तो n को परिवर्तित करने से, यानी n को समान रखने से, सॉरी n को जब समान रखते हो तो n क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो अगर समान होगा तो ऐसे नाभिक को हम क्या बोलेंगे, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, बात समझ आई। एक हो गया समस्थानिक, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान यानी परमाणु क्रमांक समान। दूसरा हुआ समभारिक, जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या समान यानी द्रव्यमान संख्या समान, उसको हम बोलते हैं समभारिक। तीसरा हो गया समन्यूट्रॉनिक, यानी दो नाभिकों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, जेड ए कुछ भी हो, न्यूट्रॉन समान होने चाहिए। अगर कहीं पर भी न्यूट्रॉन समान हो गए, भले ही वहां जेड समान हो, भले ही वहां ए समान हो, लेकिन वो नाभिक कैसे बन जाएंगे, समन्यूट्रॉनिक बन जाएंगे। इसी तरीके से चौथा जो प्रकार है वो आता है आपका मिरर न्यूक्लियर, यानी दर्पण नाभिक। कौन सा नाभिक, दर्पण नाभिक। दर्पण नाभिक, दर्पण नाभिक कुछ नहीं होता बच्चों, आप कभी भी देखते हो तो आप जब शीशे के अंदर चेहरा देखोगे, दर्पण के अंदर, तो दर्पण के अंदर जैसे ही चेहरा देखते हो आपका चेहरा उल्टा दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो यहां पर एक दर्पण लगा हुआ है, अगर यहां दर्पण लगा हुआ है, आप इस हाथ को ऐसे करोगे तो दूसरा हाथ आपका ऐसे नजर आएगा। दर्पण में आपका हाथ कैसे नजर आएगा, ऐसे। कहने का मतलब ये अंगूठा ऐसे है तो ये अंगूठा यहां पर ऐसे रहेगा। समझ आ रही है? कहने का मतलब क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब आप इधर ऐसे हो तो इसका विपरीत तरीके से प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर, जो कि हम चैप्टर नंबर 11 में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है इसको। तो दर्पण नाभिक, दर्पण नाभिक का मतलब क्या होगा, एक के पास न्यूट्रॉन है, दूसरे नाभिक के पास, पहले नाभिक के पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो दूसरे नाभिक के पास भी क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो, पहले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे नाभिक को हम क्या बोलते हैं, दर्पण नाभिक बोलते हैं। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, दर्पण प्रतिबिंब बन गए। अगला आता है जो कि 5वें नंबर का होता है, और ये 5वें नंबर को हम बोलते हैं समअवयवी। समअवयवी नाभिक। समअवयवी नाभिक का मतलब क्या हुआ, समअवयवी मतलब जिस जो अवयवों से बना है वो अवयव सारे समान हैं, जितने अवयव नाभिक के अंदर उपस्थित है सारे एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोटॉन समान हुआ, न्यूट्रॉन समान हुआ, यानी द्रव्यमान संख्या समान हुई, परमाणु भार समान हुआ, परमाणु क्रमांक समान हुआ, सब कुछ समान है। फिर भी उनकी जो रेडियो एक्टिव गुण होते हैं, रेडियो एक्टिव गुण से मतलब है कि जब नाभिक स्थायी नहीं होते हैं तो वो टूटेंगे, उनके टूटने की जो प्रवृत्ति होती है, बड़े नाभिक से छोटे नाभिक में बदलना, छोटे से बड़े में बदलना, इस गुण को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविता, रेडियो सक्रियता। और इसी रेडियो एक्टिविटी की वजह से नाभिक टूटते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव गुण होते हैं वो गुण अगर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे नाभिक को हम क्या बोलते हैं, समअवयवी नाभिक बोलते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ आया होगा। मैंने समझाने के लिए सारे एक साथ लिखे हैं, अब मैं पूरे को एक बार अलग से एक्सप्लेन करूंगा। समस्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान हो। समभारिक जिनके अंदर द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी परमाणु भार समान हो, यानी न्यूक्लियनों की संख्या समान हो, उसको हम बोलते हैं समभारिक। समन्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। दर्पण नाभिक पहले के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन, पहले के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन। समअवयवी जिनमें अवयवी कण तो समान है लेकिन फर्क किसका है, रेडियो एक्टिव गुण का है, रेडियो सक्रियता गुण का है, उसको हम बोलते हैं समअवयवी नाभिक। जिसको उतारना हो पोज करके उतार सकता है, बाकी मैं इसको लिखवा रहा हूं, उसको लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले नाभिक के जो प्रकार होते हैं वो आपके सिलेबस में कितने पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं। और उन 5 के अंदर पहला प्रकार हेडिंग लगाइए समस्थानिक। पहला कौन सा है, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक ऐसे नाभिक
ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उन्हें एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। उन्हें एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। क्या बोला हमने? जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या रहे? समान रहे, उन नाभिकों को हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। कहने का मतलब दोनों का स्थान क्या है? एक समान है। जब दोनों का स्थान समान हो तो उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं तो देखो, आप इसका उदाहरण खुद सोच सकते हो। अगर आपको एग्जाम में याद ना आए उदाहरण, तो उदाहरण कैसे देखेंगे? प्रोटॉनों की संख्या समान है, यानी परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब क्या है? अगर आपने एक हाइड्रोजन ले लिया तो दूसरा क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन ही होगा। दूसरा हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या रहना है? समान रहना है। अगर परमाणु क्रमांक समान रहना है तो उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर बात करूं तो देखो 1H1 होता है, 1H2 भी आपने देखा है और 1H3 भी आपने देखा है। ये बात आप केमिस्ट्री में करते हो जब आप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये पढ़ते हो तब। इसी तरीके से कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। 6 कार्बन 12 आपने देखा है, 6 कार्बन 13 भी होता है, 6 कार्बन 14 भी होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर 6 यानी परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है, यानी परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन भिन्न क्या हुआ? अगर सभी में बात करूं मैं तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। न्यूट्रॉन की अगर बात करूं मैं तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? क्योंकि इसके अंदर भार दे रखा है आपको। भार कितना है? चलिए भार की बात कर लेते हैं पहले। द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 12, इसकी 13, इसकी 14। इसी तरीके से अगर द्रव्यमान संख्या आ गई तो द्रव्यमान संख्या को आप लिखते हो A से, और A को हम लिखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों का जो योग होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना फिलहाल, तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बना तो प्रोटॉन 6 हो गए तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 ही होंगे। तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए इसके अंदर? देखो 12 में से 6 गए, 6 बच गए। इसमें 13 परमाणु बाहर था, परमाणु बाहर बराबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है। न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? 13 में से 6 गए, 7 न्यूट्रॉन बच गए। इसी तरीके से इसमें क्या बच गए? न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आ गई। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो भी सकती है, भिन्न भी नहीं होगी, समान तो होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। बात समझ आई होगी? तो एक बार समस्थानिक को उतार लीजिए, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए समस्थानिक क्या होते हैं। चलिए दूसरी हम बात करते हैं समभारिक। दूसरा जो नाभिक होता है वो कौन सा है? समभारिक। समभारिक यानी जिसका भार समान हो, यानी
ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार अथवा, देखना परिभाषा कुछ अलग नहीं होती है, परिभाषा बेटा आप खुद बना सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि किसके अंदर क्या चीज समान है और क्या चीज अलग है। जैसे इसमें परमाणु भार की बात करिए, समभारिक है, समभारिक यानी परमाणु भार क्या होता है इसे दर्शाते हो, अथवा न्यूक्लियोनों की संख्या, न्यूक्लियोनों की संख्या क्या हो, समान हो, उन्हें एक दूसरे का हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। बात समझ आई? कहने का मतलब भार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जो उदाहरण आपने लिया वो उदाहरण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि अब परमाणु क्रमांक को समान नहीं होना, अब समान किसको होना है, ए को। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, जो आप कहां लिखते हो, ऐसे लिखते हो ZXA, यानी ये ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पहले नीचे वाली संख्या को समान किया था, अब अगर आपको ए को समान करना है तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण इसका क्या होना चाहिए, देखो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई न्यूक्लियोनों की संख्या समान हो रही है, न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर बनाते हैं। अगर किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाती है तो परमाणु क्रमांक समान ही रह जाता है। बात समझ आ रही है? अगर मान लो मैं बात करता हूं कि 6C12 है, तो अगर दूसरा कोई भी होगा तो वो भी 6C12 हो सकता है, क्योंकि ये हमें समान करना पड़ेगा। और ये समान करने के लिए फिर बात होती वही हो जाएगी कि भाई परमाणु ही सेम ही है, तुम बात किसकी कर रहे हो, अंतर तो कोई वही आ ही नहीं रहा। अगर अंतर नहीं आ रहा इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। प्रोटॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो मैं लिख ही देता हूं उसके अंदर, इनमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉन अलग अलग होंगे। क्लियर है? उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कार्बन की और नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन को आप भली बात जानते हो गैस है, वैसे एटम के अंदर पाया नहीं जाता, N2 में ही रहेगा हमेशा। तो नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है, जिसका द्रव्यमान संख्या पानी पी लेता हूं, हाँ नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के लिए परमाणु भार कितना रहेगा, परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 7 रहता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कहने का मतलब इसमें प्रोटॉन 6 होंगे, इसमें प्रोटॉन 7 होंगे। अगर प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो द्रव्यमान संख्या क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। द्रव्यमान संख्या आप जानते हो न्यूट्रॉनों की कितनी होती है, 14 होती है, 14। तो इसका 6C14 होता है कि नहीं होता, होता है। अभी हमने 3 बनाए थे यहाँ पे, जब 3 लिखे थे 6C12, 6C13, 6C14, इसका मतलब 6C14 जो है और 7N14 है, यानी कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 दोनों एक दूसरे के क्या है, समभारिक है। कार्बन तथा नाइट्रोजन में द्रव्यमान संख्या यानी 14 समान होने के कारण ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ये राइट डाउन कर लीजिए पहले से इसको। चलो बात करते हैं
तीसरे नाभिक की और हमने पढ़ा था तीसरा नाभिक सम न्यूट्रॉनिक। तीसरा नाभिक कौन सा पढ़ा था? सम न्यूट्रॉनिक। चलो तीसरा नाभिक था सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहे? समान रहे। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहे तथा प्रोटॉन व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेगी तो उसके लिए आप उदाहरण ले सकते हो लिथियम और बेरिलियम का। बात करते हैं लिथियम की, तो ये लो लिथियम, ये हो गया बेरिलियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। क्लियर है? अब इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या 3, प्रोटॉनों की संख्या 4। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर इसमें 3 हुई तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इसमें अगर न्यूट्रॉन 4 हुए तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? 4 होते हैं। और बेरिलियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 4। बेरिलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। इसलिए 4 और 4 मिलकर के बन गया कितना? 8। तो 4 बेरिलियम 8, ये क्या होता है? बेरिलियम का परमाणु होता है। इसी तरीके से अगर 4 है तो सम न्यूट्रॉनिक बनने के लिए कौन से न्यूट्रॉन? 4 न्यूट्रॉन आएंगे। अगर 4 न्यूट्रॉन आएंगे, 4 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉनों के साथ मिलकर के बना लेंगे 8, सॉरी 4 + 3 कितना हो गया? 7। 4 और 3 7। तो लिथियम 7 और बेरिलियम 8 एक दूसरे की क्या है? सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाते हैं, क्योंकि लिथियम 7 तथा बेरिलियम 8 में न्यूट्रॉनों की संख्या 4 समान है। अतः ये दोनों नाभिक एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। को दिक्कत है? अरे इजी है, छापिए इसको, राइट डाउन कीजिए जल्दी से। चलो अभी बात करते हैं दर्पण नाभिक, जिनका एक दूसरा नाम भी आपकी किताब में मिल सकता है, प्रतीक नाभिक। चौथे नंबर पे आता है प्रतीक या दर्पण नाभिक, यानी मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई मतलब एक दूसरे के दोनों क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब होंगे। कहने का मतलब वे नाभिक जिनमें क्या होता है? पहले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या, जिनमें
पहले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तथा पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या, कंफ्यूज नहीं होना, पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो तो ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं? ऐसे नाभिकों को एक दूसरे के दर्पण नाभिक कहते हैं। बात समझ आई? कहने का मतलब क्या है? वे नाभिक जिनमें पहले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तथा पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या, एक के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन बराबर है, पहले के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन, पहले के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉनों के बराबर है। समझ आई बात? उदाहरण के लिए बात करें हम तो एक तो मान लो आप नाइट्रोजन को ले लो और एक ऑक्सीजन को ले लो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो इसका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन जो होंगे, प्रोटॉन बराबर कितने होने चाहिए? 7। इसमें प्रोटॉन कितने होने चाहिए? 8। इसमें प्रोटॉन कितने होने चाहिए? 8। अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई है यानी दर्पण नाभिक है तो क्या होंगे? इसके प्रोटॉनों की संख्या इसके न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए और इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर होनी चाहिए। यानी इसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 8 होनी चाहिए। तो इसके न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? इसके न्यूट्रॉन होने चाहिए 7। अगर इसके न्यूट्रॉन 8 हुए तो 8 और 7 कितने होते हैं? 15। इसमें 8 और 7 कितने होते हैं? 15। बात समझ आई? अरे बात समझ आई? देखो 7 चला गया नीचे, 8 चला गया ऊपर, ये दोनों क्या बन गए? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब लगते हैं। इस तरीके से अगर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब लगते हैं इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझ आई बात? अरे क्लियर? चलिए चैप्टर को राइट डाउन कीजिए जल्दी से। लास्ट नाभिक पढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा सा आप जब लिखते हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। वीडियो पॉज करते ही पूरी की पूरी आप राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैं पढ़ाना चालू करता हूँ नीचे आप स्टार्ट कर लो वीडियो को तो आपका आगे लिखते रहोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है 5वें नंबर का जो कि है आपका समअवयवी और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर जो एक साथ मर जाते हैं, नहीं एक साथ नहीं मारना है। देखो 5वें नंबर पे है समअवयवी नाभिक अथवा आइसोमर। बात समझ आई? समअवयवी नाभिक अथवा आइसोमर कहने का मतलब ये है बेटा कि जिनमें अवयवी कणों की संख्या तो समान है लेकिन उनके गुण जो है वो अलग अलग हो गए हैं। एक गुस्सा ज्यादा कर रहा है तो एक गुस्सा कम कर रहा है, नहीं, एक के अंदर जो आपके टूटने के जो गुण है जिनको हम रेडियो एक्टिव गुण बोलते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव गुण का मतलब होता है कौन सा नाभिक कितना
स्थायी है। कुछ नाभिक क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, कुछ नाभिक कम स्थायी होते हैं, और ये डिपेंड करता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आगे। सब्र रखिए थोड़ा सा, इसलिए ध्यान रखिए। ऐसे नाभिक जिनमें अवयवी कणों कौन कौन से, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान हो, लेकिन उनके रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें सम अवयवी नाभिक कहते हैं। सम अवयवी नाभिक कहते हैं। बात समझ आई? तो हमने 5 प्रकार के नाभिक पढ़े हैं। कौन कौन से? समस्थानिक, दूसरा हमने पढ़ा समभारिक, तीसरा हमने पढ़ा सम न्यूट्रॉनिक, चौथा हमने पढ़ा सम नहीं आता, दर्पण नाभिक, प्रतीप नाभिक, और हमने 5वां पढ़ा सम अवयवी नाभिक। तो ये 5 प्रकार के नाभिक है, कुछ हार्ड बात नहीं है। और इस बार का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके नाभिकीय भौतिकी में से बहुत सारा पोर्शन जो पिछली बार आता था, जैसे हम बात करते हैं अर्ध आयु की, माध्य आयु की, तो वो सारी हटा चुके हैं। माध्य आयु हट चुका है, अर्ध आयु हट चुका है। जो ये रेडियो एक्टिव गुणों की बात करते हैं, इनकी वजह से अल्फा बीटा गामा क्षय होता है, ये सारी चीजें। और अल्फा क्षय के गुण क्या होते हैं, बीटा क्षय के गुण क्या होते हैं, गामा क्षय के गुण क्या होते हैं, वो सारे हटा चुके हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि जितनी बातें हम करने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से अच्छे नंबर कवर कर सकते हो आप। तो ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। ये रिवीजन क्लास आपके लिए इसीलिए लगाई हुई है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन कर लो और उसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे नाभिक के बारे में कि नाभिक का अमाप कितना होता है, आयतन कितना होता है, कैसे हम नाभिक को तोलते हैं, नापते हैं, द्रव्यमान की क्षति क्या होती है और इसकी बंधन ऊर्जा क्या होती है। और मैं बात कर रहा था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो भी क्या होती है, वो भी हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।